अस्सलाम वालेकुम जी। रिमेनिंग टॉपिक्स में ये जो चैप्टर था सेंटर ऑफ मास वाला, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इसको आज हम शुरू करते हैं। सेंटर ऑफ मास कहते हैं वो पॉइंट जिस पर ऑब्जेक्ट का पूरा मास कॉन्सेंट्रेट हो जाए। ये मैंने लिखा है पॉइंट एट विच होल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड, ये डेफिनेशन है। फॉर कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट मोमेंट, ये आगे एक्स्ट्रा एक लाइन लिखी हुई है, फॉर कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें सेंटर ऑफ मास की ज़रूरत होती है, यानी उस पॉइंट की ज़रूरत होती है जहाँ पर पूरा मास कॉन्सेंट्रेट हो जाए। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। फ़र्ज़ करो ये एक मास है m1 और ये दूसरा मास है m2। ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से हमने मेजरमेंट लेनी है। तो अगर मैं फर्स्ट मोमेंट कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो पहले मास का फर्स्ट मोमेंट ये होगा, जो पहला मास है वहाँ से लेकर इस रेफरेंस पॉइंट तक का डिस्टेंस, अगर इस डिस्टेंस को x1 कह देते हैं तो मास और डिस्टेंस की मल्टीप्लिकेशन को फर्स्ट मोमेंट कहते हैं। यानी फर्स्ट मोमेंट का फार्मूला ये है, हर मास का फर्स्ट मोमेंट होता है। फर्स्ट मोमेंट पहले मास का हो जाएगा m1x1। इसी तरह दूसरे मास का फर्स्ट मोमेंट अगर कैलकुलेट करना चाहते हो तो इसका डिस्टेंस ये है x2, तो m2x2 ये सेकेंड मास का फर्स्ट मोमेंट है। अगर इन दोनों मासेस का कंबाइंड फर्स्ट मोमेंट कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे फार्मूला ये होगा, दोनों का कंबाइंड मास, ये तो फर्स्ट मोमेंट था m1 के लिए, इसी तरह m2x2 ये m2 के लिए फर्स्ट मोमेंट है। अगर बोथ मैसेज के लिए कैलकुलेट करूंगा, फॉर बोथ मैसेज, तो इसके लिए फर्स्ट मोमेंट आ जाएगा m1 प्लस m2। अब मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कहाँ से लेना है, ये मेन चीज़ यहाँ पर समझने वाली थी। तो इन दोनों मैसेज का वो पॉइंट जहाँ पर दोनों मैस कॉन्सेंट्रेट हो जाए, वो इस वक्त इनका मिड पॉइंट आएगा, यानी यहाँ पर दोनों मैस कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे। वो कैसे पता चल सकता है भाई, इन दोनों को एक रॉड से कनेक्ट करें तो जिस पॉइंट पर ये रॉड बैलेंस हो जाएगा वो इनका इफ़ेक्टिव डिस्टेंस का पॉइंट होगा, यानी या वो पॉइंट होगा जहाँ पर दोनों मैसेज कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे। तो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा रेफरेंस पॉइंट से, इसको बोलेंगे XCM, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है ये बेसिकली सेंटर ऑफ मास पॉइंट है। तो आपने यहाँ पर m1 m2 के सम को सेंटर ऑफ मास से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये फर्स्ट मोमेंट दोनों मैसेज का आ जाएगा। तो इसको आप फर्दर इस तरह लिख सकते हैं m1 प्लस m2 इंटू XCM। आगे मल्टीप्लाई कर दें दोनों को, जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, ये फर्स्ट मोमेंट कैलकुलेट करने का ये भी तरीका था ना कि दोनों का सम कर दें, एक ये फर्स्ट मोमेंट है एक ये फर्स्ट मोमेंट है, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कंबाइंड फर्स्ट मोमेंट पूरे दोनों मैसेज का है। यानी इसको आप लिख सकते हैं m1x1 प्लस m2x2, और यहाँ से ये m1 प्लस m2 को उस साइड पर शिफ्ट कर दे तो ये आंसर आ जाएगा। इस m1 प्लस m2 को एक कंबाइन नाम m दे देते हैं और ये उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये XCM विल बी इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 ओवर कैपिटल M। ये फार्मूला बन जाएगा सेंटर ऑफ मास का। ये हमारी बुक में भी ये कैलकुलेट बिल्कुल इसी तरह किया हुआ है, ये कैलकुलेशन है, इसमें ये फार्मूला हमारे पास फर्स्ट मोमेंट का आ गया। अच्छा, सेंटर ऑफ मास ज़रूरी नहीं कि बॉडी के ऊपर आए, जिस तरह ये ऊपर वाली एग्जांपल में दोनों मैसेज में से किसी पर भी फर्स्ट ऑफ मोमेंट मौजूद नहीं है बॉडी पर, बल्कि उनके दरमियान किसी पॉइंट पर आया है। आगे फिर ये वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो सेंटर ऑफ मास की, तो उसका फार्मूला है, जो डिस्प्लेसमेंट निकला है ना XCM, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले लो,
तो ये XCM की जो वैल्यू अभी हमने ड्राइव की है वो इस जगह पर पुट कर देंगे। तो ये आगे फार्मूला लिखा हुआ है 1/m, उसमें से डिनोमिनेटर में था बाहर आ गया, d/dt आगे ये दोनों। तो ये देखो d/dt जब x1 से मल्टीप्लाई होगा ये वेलोसिटी v1 बन जाएगी, d/dt ने जब x2 से मल्टीप्लाई हो जाना है ये वेलोसिटी v2 यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का ये फार्मूला निकल आएगा। इसी तरह अगर एक्सेलरेशन का फार्मूला चाहते हो तो एक्सेलरेशन होता है डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जो वेलोसिटी है VCM, ये जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया उसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लिया, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये m तो बाहर आ गया, आगे फिर उसी तरह ये सारी वैल्यू आ गई यहाँ पर। इसमें ये d/dt ने जब v1 से मल्टीप्लाई हो जाना ना ये एक्सेलरेशन बन जाएगा, dv1/dt को e1 बोलेंगे, ये दूसरे मैस का एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो ma क्योंकि फोर्स है तो आप इसको F12 और m2a2 को F21 कह सकते हैं। ये सिंबल्स हमने रखे, पहले मैस पर लगने वाली फोर्स और दूसरे मैस पर लगने वाली फोर्स इसके सिंबल्स हैं F12 F21। तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का। ये दोनों फोर्सेस थर्ड लॉ ऑफ मोशन के तहत डायरेक्शन में सेम है, डायरेक्शन में ऑपोजिट मैग्नीट्यूड में सेम होती हैं। तो अगर ये दोनों ऑपोजिट हैं तो आप F21 की जगह नेगेटिव F12 लिख सकते हैं या F12 की जगह नेगेटिव F21 लिख सकते हैं। ये वैल्यू पुट करें तो एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0। बस ये आप एक्सेलरेशन ताकि इसको कैलकुलेट करेंगे। आगे फिर ये जो टॉपिक है ना मैनी पार्टिकल्स, यानी यही जो हमने फार्मूले ड्राइव किए थे ये 2 से ज़्यादा अगर मैस हो जाएंगे तो फिर कैसे फार्मूले बन जाएगा। अभी तो हमने 2 मैसेज के लिए किया। देखो मैस अगर हो जाए m1 + m2 m+ m3 एंड सो ऑन, और इन तमाम मैसेज का सम आप इस तरह भी लिख सकते हैं समेशन mi वेरीज फ्रॉम 1 to n टोटल मैस m है। तो XCM का फार्मूला हो जाएगा 1/m × m1x1 + m2x2। पहले बस इतना ही था m1x1 + m2x2। अब आगे तीसरा भी आ जाएगा m3x3 एंड सो ऑन अप टू mnxn, और उसको समेशन फॉर्म में आप इस तरह लिख सकते हैं। इसको अगर ज़्यादा एक्यूरेट करना हो सेंटर मैस को तो आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। जब डेल्टा m वेरी वेरी स्मॉल होगा उसको डेल्टा m अप्रोचेस टू 0 कहेंगे। और आगे इसको लिखने का ये तरीका है m1 m2 m3 को डेल्टा mi लिख लो, i वेरीज फ्रॉम 1 to n और xi। अब ये जो समेशन होता है इसके मीनिंग्स बेसिकली इंटीग्रेशन वाले होते हैं। इंटीग्रेशन का भी यही मतलब होता है आगे जो चीज़ है उसका सम कर लेना। तो आप इस समेशन आप देखो ना इस तरह लिखा होता है, और इंटीग्रेशन वो भी इसी की बिगड़ी हुई फॉर्म है, एक ये इक्वल होते हैं। तो आप जब इस समेशन की जगह इंटीग्रेशन लिख देंगे तो फिर लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 लिखने की ज़रूरत नहीं। ये इंटीग्रेशन के अंदर ऑलरेडी वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल करके ऐड किया जाता है। तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगी 0 से m तक मैस और x dm। तो ये फार्मूला बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन फॉर मैनी पार्टिकल्स। सेंटर ऑफ मास अगर y कंपोनेंट के अलॉन्ग कैलकुलेट करना हो तो ये x की जगह y आ जाएगा, z के लिए x की जगह z आ जाएगा, और नीचे ये उनके फार्मूले दिए हुए हैं। अब x की बजाय हम जनरल नाम यूज़ कर सकते हैं RCM, यानी r जो होगा ये x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। r एक जनरल नाम रखा हुआ है, इसको XCM, YCM या ZCM या इनका सम कोई भी ले सकते हैं। तो ये फार्मूला बन जाएगा। तो RCM को आप जनरल फिर इस समेशन की जगह फिर इंटीग्रेशन लिखकर इस तरह शो कर सकते हैं 1/m इंटीग्रल RDM। फिर आगे उसी तरह वेलोसिटी का फार्मूला और एक्सेलरेशन का उसी रूल से कैलकुलेट किया गया है कि ये जो RCM है इसका डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वेलोसिटी बन जाएगी, फिर डेरिवेटिव लो तो एक्सेलरेशन बन जाएगा। ये एक छोटा सा प्रूफ दिया हुआ है लीनियर मोमेंटम का। लीनियर मोमेंटम P = mv होता है। आप फोर्स की ये डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ कॉल्ड फोर्स। तो इस मोमेंटम की जगह mv लिख दो, ये आ जाएगा। इसमें जो d है वो v के साथ जाएगा, m तो कांस्टेंट है, तो dv/dt ये दोबारा a बन जाएगा तो ma, यानी प्रूव हो गया कि dp/dt का आंसर बेसिकली ma बनता है जो कि फोर्स ही बन जाती है, इसलिए हम इसको फोर्स कह सकते हैं।
काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, दो तरीक़ों से ये लिखा हुआ है। एक तो अगर m बाई एम से आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर m स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर में भी m आ जाएगा। ये मैंने इसको m बाई एम से मल्टीप्लाई किया है तो ये फॉर्म बन गई है। अब ये m स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह p स्क्वायर ओवर 2m, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बन जाएगा। तो आप मोमेंटम को इस तरह लिख सकते हैं, p1 p2 p3 तमाम मोमेंटम्स का सम p हो जाएगा। अब p की जगह उसी तरह फार्मूला m1 v1 लिख लो, तो ये समेशन फॉर्म में मोमेंटम का फार्मूला बन जाएगा। इसको आप वेलोसिटी का फार्मूला लिखते हो, जो अभी हमने पहले ड्राइव किया था, 1/m समेशन m i v i वेरीज फ्रॉम 1 to n, ये उसी तरह लिखा जा सकता है। अब मैंने इस v, ये m दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये m v ये टोटल मोमेंटम बन जाएगा, और ये दूसरी तरफ m v c m, तो ये मोमेंटम का फार्मूला बन जाएगा। अगेन ये दोबारा प्रूव किया हुआ है उसी तरह, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स होता है। ये इसका डेरिवेटिव लेंगे ना, डी वी बाई डी टी, वो a बन जाएगा m a, दैट इज़ फोर्स, तो सिग्मा f बन गया ये। फिर उसके बाद ये कुछ ऑब्जेक्ट्स का सेंटर मैस कैलकुलेट करना सिखाया हुआ है जी। ये है सेंटर मैस ऑफ यूनिफॉर्म रॉड का, ये रॉड दिया हुआ है, तो इसका सेंटर मैस कैलकुलेट करना होगा। तो एक टर्म है जिसको कहते हैं ये लेमडा, इसको मैस डेंसिटी बोलेंगे। मैस डेंसिटी का फार्मूला है मैस पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ से dx को उधर भेज दो तो dm का ये फार्मूला प्रूव हो जाएगा। हमने dm का इसलिए फार्मूला ढूंढा कि आगे जो मैस टोटल है उसका फार्मूला ये होता है इंटेग्रल dm, यानी इसी की इंटीग्रेशन कर देंगे ना तो ये कैपिटल M बन जाएगा, और इधर इंटीग्रेशन करेंगे 0 से L तक, यानी पूरे रॉड की लेंथ तक, तो ये आंसर आ जाना था इंटेग्रल लेमडा dx। ठीक है, इसमें फिर हम अगर वैल्यू पुट कर देते हैं, इंटेग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे x की, dx की इंटीग्रेशन x आ जाएगी, ये लिमिट पुट करेंगे 0 to L, तो ये लेमडा L आंसर आ जाएगा। ये मैस का आंसर आ गया, ये dm का आंसर आ गया। ये दोनों वैल्यूज़ हमने सेंटर ऑफ मैस के फार्मूले में पुट करनी है। ये सेंटर ऑफ मैस का फार्मूला है 1/m इंटेग्रल x dm, x dm, उसमें dm की जगह ये लिख लो ये, और ये कैपिटल मैस की जगह ये दोनों वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ये अगले पेज पर फार्मूला प्रूव हो जाता है। xcm इज इक्वल टू 1/2m, यानी रॉड का जो सेंट्रल पॉइंट है ना वो उसका सेंटर ऑफ मैस होगा। फिर इसी तरह कैलकुलेट सेंटर ऑफ मैस ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर। सिलेंडर भी रॉड की तरह का ही होता है, ये सिलेंडर है, तो इसके लिए लेकिन हमने जो टर्म यूज़ करनी है वो है रो को कहते हैं मैस डेंसिटी, वॉल्यूम मैस डेंसिटी, यानी इसको मैस पर यूनिट वॉल्यूम बोला जाएगा। वो मैस पर यूनिट लेंथ था लैम्डा, ये मैस पर यूनिट वॉल्यूम है। बाकी सेम स्टेप हैं कि अगले स्टेप में dm को सेपरेट कर लेंगे, ये फार्मूला बन जाएगा। v की जगह एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट x लिख सकते हैं, और एरिया की जगह पाई r स्क्वायर, ये फाइनल फार्मूला आ जाएगा। और मैस के लिए यही फार्मूला यूज़ करेंगे। ये तो dm आ गया ना हमारे पास, उसके बाद मैस होता है dm की इंटीग्रेशन, ये जो ऊपर dm है उसकी इंटीग्रेशन करते हैं, तो अगले पेज पर ये इंटीग्रेशन की करके प्रूव किया हुआ है, पाई रो r स्क्वायर l बन गया मैस, ये मैस बन गया। dm पहले कैलकुलेट किया है, इन दोनों को xcm के फार्मूले में पुट कर दें तो ये भी आंसर आ जाएगा 1/L, यानी इसका भी जो मिड पॉइंट है वो सेंटर ऑफ मैस कहलाएगा। फिर उसके बाद लास्ट है हेमीस्फीयर, कि जो आधा स्फीयर होता है उसका सेंटर मैस कैलकुलेट करना हो तो बिल्कुल इसी तरह यूज़ करेंगे डेंसिटी, ये जो रो है जिसको वॉल्यूम मैस डेंसिटी बोलेंगे, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ से dm को सेपरेट किया, उसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको कैपिटल M मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो इंटीग्रेशन आपने करनी है वो जो हेमिस्फीयर है ना, मसलन मैं यहाँ पर हेमिस्फीयर ये एक ड्रा करता हूँ, तो ये डिस्टेंस है अलॉन्ग y एक्सिस y, ठीक है। आपने यहाँ से यहाँ तक जो बॉडी है हेमिस्फीयर है उसका सेंटर मैस कैलकुलेट करना है।
तो इसकी जो इंटीग्रेशन करेंगे ना वो 0 टू r, ये 0 पॉइंट है, ये r पॉइंट है, 0 से r तक ये बाउंड्री तक जाएगा। और उसके बाद जो एरिया का फार्मूला होगा पाई r स्क्वायर होता है, उसको आप पाई वाई स्क्वायर लिखेंगे। वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर आप एरिया ये कैलकुलेट कर रहे हो उसकी जगह वाई लिखेंगे। अच्छा, ये आंसर बन जाएगा रो पाई वाई स्क्वायर डी जी। ठीक है, ये जो आगे लिखा हुआ ना y की जगह आर स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ये वही राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है। मसलन एक साइड अगर y है और एक साइड z है और तीसरी साइड इन दोनों का सम है r। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से वाई स्क्वायर सेपरेट करेंगे तो ये आर स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बन जाएगा। ये वो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे और ये फाइनल आंसर प्रूव हो जाएगा m का। फिर आप ये डेफिनेशन यूज़ करेंगे, सेंटर ऑफ मास अलोंग जी एक्सिस, ये उसी तरह 1/m मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ जी डी एम। डी एम आपने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है डेंसिटी के फार्मूला, वो मैस डेंसिटी के फार्मूले से, और कैपिटल एम अभी हमने ये कैलकुलेट किया है, ये कैपिटल एम की जगह आ जाएगा और डी एम जो पहले कैलकुलेट किया, उन दोनों की वैल्यू पुट करो तो इसका आंसर ये प्रूव आता है एक्स जी एम इज इक्वल टू 3/8r। तो ये 3/8r जो पॉइंट होगा ना, ये सेंटर ऑफ मास होगा हेमिस्फीयर का। बस ये इतना ही करना है इस चैप्टर का। और उसके बाद ये न्यूमेरिकल नंबर 1 आप करेंगे, एक्सरसाइज प्रॉब्लम पेज नंबर दिया हुआ है 321 पर इस बुक में। ये जो है हाउ फार इज़ द सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ, ये करेंगे 1 वाला। उसके बाद 3 वाला करेंगे, ये 3 वाला दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद इसमें न्यूमेरिकल मेरा ख्याल है और कोई नहीं है, बस ये 2 न्यूमेरिकल आपने करने हैं इस चैप्टर के। उसके बाद अगला चैप्टर है ऑसिलेशंस वाला, वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं करता हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।